नमस्कार दर्शकों, मैं शिल्पा दीक्षित दूरदर्शन मध्य प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। धरती से लेकर आसमान तक हर क्षेत्र में नारी ने अपना परचम फहराया है, किंतु फिर भी उसे आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आधुनिक समय में नारी सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। भारत सरकार की कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें आदिवासियों की मदद की जाती है एवं उनके उत्थान के लिए कार्य किए जाते हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से समाज सेवा का कार्य करते हैं। आज एक ऐसी ही महिला हमारे साथ उपस्थित है जिनका नाम है सुश्री भारती ठाकुर। भारती जी नमस्कार, स्वागत है आपका। भारती जी विगत 12 वर्षों से इसी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं एवं आप एक समाज सेविका हैं। आप निमाड़ संभाग के एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र लेपा एवं उसके आसपास के ग्रामीण एवं आदिवासी बच्चों को प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही हैं एवं उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दे रही हैं। भारती जी, आप एक महिला हैं जी। और एक महिला होने के नाते समाज सेवा का कार्य बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हमारे दर्शक आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपने स्वयं को कैसे सशक्त किया। धन्यवाद शिल्पा जी। ऐसा है कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ बेटा और बेटी एक समान माने जाते थे, और मुझे याद है कि बचपन में ऐसी कई सारी गतिविधियाँ हम बहनें भी करती थी, मैं खुद भी करती थी, जैसे कि गिरियारोहण हो, साइकिलिंग हो या कोई समाज सेवा का भी छोटा मोटा काम हो जी। तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मेरे परिवार ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है। अच्छा। तो ये तो बचपन से ही हमारे खून में है कि आगे बढ़ो, तो इसलिए अपने आप को सशक्त बनाना, समाज सेवा के लिए प्रेरित करना, ये परिवार से ही आया है। यानी आपके परिवार का इसमें पूर्ण रूप से सहयोग रहा। जी जी जी। अच्छा भारती जी, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही? आप यहाँ तक आई, आपका शिक्षण कहाँ हुआ? जी, मैं वैसे तो नासिक से हूँ, महाराष्ट्र से जी। और मैंने पूना के बृहन महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहाँ से कॉमर्स विषय में प्रशिक्षण लिया, जी। डिग्री हासिल की, और उसके बाद नासिक में आर्टिलरी सेंटर, हमारी रक्षा विभाग का ही एक संस्थान है, जी। तो वहाँ पर सरकारी नौकरी थी मेरी। मेरे पिताजी डिप्टी कलेक्टर रहे महाराष्ट्र में, और परिवार हमेशा से ही बच्चों को या लड़की हो लड़का हो सबको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता था। जी भारती जी, आप शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में आई। जी। आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा और आप एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। जी। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, मेरे प्रेरणा स्थान है स्वामी विवेकानंद जी, जी। रामकृष्ण परमहंस जी और माँ शारदा। 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर भारत का उत्थान करना है तो केवल शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। महिलाओं के बारे में भी उन्होंने कहा था कि उनको कोई फैसिलिटीज़ देने से वो आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। जी। तो केवल उनको शिक्षित करो, शिक्षा ही उनको आगे बढ़ाने का माध्यम है। जी। तो ये बात मैंने ध्यान में रखी थी, और आज भी ये जो कार्य चल रहा है तो स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी और माँ शारदा जी की प्रेरणा से चल रहा है। जी। भारती जी, आपकी संस्था जो नर्मदालय है वह क्या है? उसमें आदिवासी बच्चों के लिए क्या कार्य किए जाते हैं? जी,
थोड़ा सा विस्तार से बताना जी चाहूँगी। जी 2005-06 या इस दौरान मैंने नर्मदा जी की पूरी पैदल परिक्रमा की थी, और परिक्रमा के दौरान जो देखा मैंने कि हम बहुत छोटे छोटे गांवों में रहते थे, आदिवासी बस्तियों में रहते थे, जी झोपड़ियों में रहते थे, कभी कहीं जगह नहीं मिली तो किसी की गौशाला में, बाड़े में भी सो जाते थे। जी तो ये सब देखते समय एक बात मैंने अपने मन में ऑब्जर्व की, मतलब उसका निरीक्षण किया जी कि गांव की ये जो महिलाएं हैं, भले भी निरक्षर है, कभी स्कूल में गई नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद एक मानवता है उनमें, जी दूसरों को मदद करने की इच्छा है, क्षमता है, और बड़े प्यार से आए हुए मेहमान को खिलाती है। जबकि शहरों में अक्सर देखा जाता है, समय के अभाव से भी हो सकता है, कि रिश्ते नाते बहुत मजबूत नहीं है आज के ज़माने में। गाँव में वो रिश्ते मजबूत दिखाई देते हैं। आज भी मैं देखती हूँ कि रक्षाबंधन के दौरान नहीं, हमको किसी भी हालत में घर जाना है, छुट्टी चाहिए, क्योंकि भाई आने वाला है, मुझे मामा के घर जाना है। तो ये रिश्ते नाते आज शहरों में थोड़े से कम हो रहे हैं। इसके अलावा एक बात मैंने ये भी देखी कि भले ही इंसान गरीब से गरीब हो, देने की इच्छा रखता है जी। वो मैं कितना बचत करूँगा, कितना कमाऊँगा, ये भाव उसमें नहीं है। तो सामने वाली व्यक्ति अगर ज़रूरतमंद है तो उसको खुल के मदद करता है। तो ये एक विचार मन में जब आ रहा था, तो प्रवास हमारा चल रहा था। मैं ओंकारेश्वर के आगे एक काकरिया नाम की जगह है, छोटा सा गांव है जी। वहाँ पे आई थी, और मैं बहुत बुरी तरह से बीमार हुई थी, मुझे गैस्ट्रो हुआ था। उसके आगे एक भोगावा निपानी गांव है, तो वहाँ के एक सज्जन ने मुझे अपने घर आने का आग्रह किया। हम लोग उनके घर पहुँचे तो एकल परिवार था, बहुत सारे बच्चे थे घर में, कोई 5वीं में, 6ठी 7वीं में है, 3-4 बहुएं हैं, सास ससुर है, बड़ा प्यारा सा परिवार था। लेकिन जब मैंने बच्चों के साथ संवाद किया तो उन्होंने कहा कि हम भले ही स्कूल में पढ़ते, 7वीं 8वीं तक स्कूल है हमारे गांव में, लेकिन हमको लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था कि तुम 7वीं में हो, 8वीं में हो, और लिखना पढ़ना कैसे नहीं आता, तो फिर 8वीं तक गए कैसे। तब बात समझ में आई कि आजकल सरकार की जो नीति है मास प्रमोशन की, बच्चे को लिखना पढ़ना आए नहीं आए, वो धक्का मार के 8वीं तक तो जाना ही है। तो बच्चे भी सोचते कि टेंशन फ्री रहते कि हमें पास तो होना है, पास तो मैं ऐसे भी होने वाला हूँ, स्कूल में नहीं गया तो भी होने वाला हूँ, क्योंकि उनकी दर्ज संख्या जो है सरकारी स्कूलों में उस पर डिपेंड करता है कि स्कूल में टीचर्स कितने रहे। बराबर। फिर उनके माता पिताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ दीदी उनको नहीं आता है। एक मजबूरी उन्होंने बताई कि हमारे पास ज़मीन बहुत कम है और उसमें हम अगर मजदूर रखें काम करने के लिए तो परवड़ेगा नहीं, बराबर महंगा पड़ेगा। तो हमारे बच्चे हमारे साथ काम करते हैं। उनके जो दादाजी थे बड़े स्पष्ट वक्ता थे और उनकी जो बात थी मेरे ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कहा मैडम जी आप बड़ी शिक्षा की बातें कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बच्चों को लिखना पढ़ना आना चाहिए, बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे गांव से कुछ बच्चे शहर में पढ़ने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए और रिश्तेदारों के यहाँ जाने के बाद किसी ने 12वीं किया, किसी ने BA BCom किया, लेकिन जब वो पढ़ लिख कर वापस आए तब उनको गोबर उठाने में शर्म आती। खेत में जाते तो बोले हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे कीचड़ से, तो काम करना नहीं चाहते, उनको बस मोबाइल और टीवी की आदतें हैं और वो कोई काम नहीं करना चाहते। तो जो शिक्षा अपने जड़ से उनको उखाड़ रही है वो शिक्षा किस काम की? बराबर है। और बोले अगर हमारे बच्चे खेत में काम नहीं करेंगे, गाय को चराने नहीं ले जाएंगे, दूध नहीं निकालेंगे, तो शहर में रहने वाले लोगों को
अनाज कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। शहर में रहने वाले लोगों को दूध कहाँ से मिलेगा। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो आप बताइए कि शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। बोले मेरी नज़र में जो बच्चे आज खेत में सीख रहे हैं वो उनकी सही मायने में शिक्षा है। उनकी बात में दम था, लेकिन बराबर। मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को लिखना पढ़ना भी आना चाहिए। चाहिए। फिर इसका मेलजोल कैसे लगाए। अगर बच्चा दिन भर खेत में स्कूल में रहता है तो खेत का काम नहीं सीखेगा, गाय भैंसों से दूर हो जाएगा, बकरियों से दूर हो जाएगा। तो फिर इसका कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं, ये मेरी चिंता का विषय रहा पूरी परिक्रमा में। और जब मैंने शिक्षकों से बात की सरकारी स्कूलों के, तो उन्होंने कहा कि दीदी आपका कहना ठीक है, सही है कि ये बच्चे तो हमारे पास नहीं आते, लेकिन हमको उनका नाम आरटी के अंतर्गत क्या बोलते हैं ना, शिक्षा का अधिकार जी। तो उस कानून के अंतर्गत बच्चा अगर किसी दूसरे स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो उसका नाम हमें हमारे स्कूल में दर्ज करना ही पड़ता है। ज़रूरी है। हम बड़ी मेहनत करते हैं, उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आते नहीं क्योंकि उनको खेत में काम करना है। बराबर। कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि बच्चे बहुत सारे हैं, 5-5, 6-6 बच्चे हैं, माँ बाप मेहनत तो करते हैं, लेकिन पिता की शराब के नशे के कारण घर में पैसा पूरता नहीं, फिर बच्चों को मेहनत मजदूरी करनी ही पड़ती है। बाल मजदूरी या बच्चों का शिक्षा का अधिकार, ये सब टेक्स्ट बुक में या पढ़ने के लिए बहुत आसान है, लेकिन ज़मीनी हालात बहुत अलग होते हैं। हमारा प्रयास ये है कि बच्चा स्कूल में आए, पढ़े, उसके साथ साथ उसकी जो ज़िंदगी है उसके साथ भी जुड़ा रहे जी। तो नर्मदालय की निर्मित इसी से हुई। नर्मदालय मूलतः शाला त्यागी बच्चों के लिए शुरू किया हुआ एक आंदोलन ही कहिए जी, कि बच्चा 3 घंटे हमारे पास आए, उसका नाम तो सरकारी स्कूल में है ही, सरकारी स्कूल में जब उसको फुर्सत है वो जाए और परीक्षा सरकारी स्कूल से दे। बराबर। तो सरकारी स्कूलों के टीचर्स को भी सुविधा हो जाती है कि बच्चा हम कहीं ना कहीं पढ़ रहा है तो बच्चा परीक्षा भी देता है, पढ़ाई भी करता है। तो आप शिक्षा के अलावा भी उन्हें कुछ वहाँ पर सिखाते हैं? जी, पुस्तकी ज्ञान जिसे कहते हैं, उसके अलावा भी उसके कुछ? अलावा हम उनको ग्रामीण तकनीकी में प्रशिक्षित करते हैं। अच्छा। तो ये हमारी एक दूसरी गतिविधि है, नर्मदालय से ही जुड़ी है। जी। नर्मदालय के अलावा हमारे 3 मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से संलग्न विद्यालय भी है, रामकृष्ण शारदा निकेतन नाम से। तो यहाँ पर ये बच्चे शिक्षा के साथ साथ 8वीं के बाद मतलब 9वीं 10वीं के बच्चे जी बेसिक कारपेंट्री सीखते हैं, बेसिक वेल्डिंग सीखते हैं, बेसिक प्लम्बिंग सीखते हैं, और जो बड़े कार्यकर्ता हैं वो तो इसमें माहिर है। मतलब अच्छा। मुझे बताने में बड़ी खुशी है हमारे श्रोताओं को कि हमारी ये जो गतिविधियां हैं जी या हमारे ये जो विद्यालय हैं, ये पूरे भारतवर्ष के ऐसे विद्यालय हैं कि जहाँ उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाया जाता है, उनको कारपेंट्री सिखाई जाती है, उनको गौशाला का भी ज्ञान मतलब वो विज्ञान दिया जाता है जी। उनको बेसिक वायरिंग का भी, होम वायरिंग का ज्ञान दिया जाता है, फूड प्रोसेसिंग का भी ज्ञान दिया जाता है, सिलाई का ज्ञान दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात उनको हम संगीत का भी, शास्त्रीय संगीत का भी ज्ञान देते हैं। अरे वाह। तो ये ऐसी अलग अलग गतिविधियाँ हमारे स्कूल में है। और मुझे बताने में और बड़ी खुशी ये है कि हमारे स्कूल का जितना भी फर्नीचर है, बेंच है, डेस्क है, टेबल है, कुर्सियाँ है, फिर जूते के स्टैंड है, ये सब हमारे स्कूल में हमारे बच्चे बनाते हैं। स्कूल का पूरा फर्नीचर बच्चों ने ही तैयार किया, बच्चों ने ही, बड़े बच्चे जो कार्यकर्ता अभी बने हैं हमारे, और 9वीं 10वीं या उसके आगे के 11वीं 12वीं के ये बच्चे उसमें उनका पूरा सहयोग करते हैं। तो भारती जी, जब आपने बच्चों को पढ़ाया उसके बाद आपको कहीं ऐसा लगा कि महिलाओं को भी शिक्षित करना अनिवार्य है? जी,
हमारे स्कूल में जो महिलाएं पढ़ा रही है अभी, जी तो 8-10 साल पहले उनमें से कोई 12वीं पढ़ी थी, किसी ने 10वीं ही किया था, एक दो तो ऐसी है कि उन्होंने 9वीं ही पास किया था। जी फिर भी मैं उनको असिस्टेंट के तौर पर रखती थी। कंडीशन या एक शर्त यही थी कि उनको आगे पढ़ना है। तो जी आज हमारे पास लगभग 40-45 ऐसी महिलाएं हैं जो 8-10 साल पहले 10वीं-12वीं से आगे नहीं थी, लेकिन आज किसी ने बीएड किया है, डीएड किया है, ग्रेजुएट तो सारी हो गई है, जी हाँ जी लेकिन बीएड डीएड भी उन्होंने किया है। और ये सारी महिलाएं गांव की महिलाएं हैं। उनको लगातार हम लोग प्रशिक्षण देते रहते हैं। महाराष्ट्र से कई सारे प्रशिक्षक उनको पढ़ाने के लिए आते हैं। और मुझे याद है कि कुछ महिलाएं जब इंटरव्यू के लिए आई थी, जी तो मुझे केवल उस महिला के नाक के नीचे का ही हिस्सा दिखता था, यहाँ तक घूंघट था। तो मैं कहती थी कि भाई तुम घूंघट लेके कैसे पढ़ाओगी? तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो क्या है, हमारे आसपास कुछ बुजुर्ग लोग बैठे, हाँ जी स्कूल में तो हम घूंघट नहीं लेंगे। तो ये एक मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि जो घूंघट रखने वाली महिलाएं थी, अब केवल सिर पे पल्लू रहता है गांव में जब जाती हैं। जी हाँ जी। तो काफ़ी उनमें परिवर्तन है। तो भारती जी, आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे समाज में रीति रिवाज और मान्यताएं हैं, वह महिला को सशक्त करने में कहीं बाधक कुछ है? हद तक है कि जैसे लड़कियों ने पढ़ने से क्या मतलब, उसको वो पढ़ के क्या करेगी, लेकिन हालात बदल रहे हैं। मतलब मैं किसी पार्टी विशेष से जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि जो शिक्षा का अधिकार कानून जब से लागू हुआ है जी तब से मैं तो मध्य प्रदेश का ही बोल पाऊँगी क्योंकि 12 साल से मैं मध्य प्रदेश में हूँ। लड़कियों की शिक्षा में बहुत कुछ परिवर्तन आया है। उनको साइकिलें भी मिलती है। हाँ तो आजकल तो हम मजाक से कहते हैं कि 15-20 साल बाद एक नई घोषणा होगी, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। जी इतनी बेटियां आजकल पढ़ रही हैं और कॉलेज का शिक्षण भी ले, शिक्षा भी ले रही है। सरकार की ओर से भी बहुत काफ़ी प्रयास जारी है। बराबर है। तो भारती जी, प्राचीन काल में महिलाओं को पूजा जाता था, महिलाएं पूजनीय थी, जैसे सीता, सावित्री, अनुसुईया। फिर मध्यकाल तक आते आते ऐसा क्या हुआ कि हमें आज तक उन्हें उनके अधिकार याद दिलाने की आवश्यकता पड़ रही है या सशक्तिकरण की आवश्यकता हो रही है? शायद इसलिए हुआ कि जो बीच का काल रहा है, फिर वो मुगल काल रहा होगा या अंग्रेज़ों का काल रहा होगा, महिलाओं की सुरक्षा की एक समस्या परिवार को बड़ी समस्या लगती थी। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने लड़कियों को ये बताया कि तुमको तो चूल्हा चौका ही करना है, बच्चों की देखभाल करनी है, पढ़ लिख के आगे क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे ये परिवर्तन हुआ। आज शायद मध्य प्रदेश में आश्चर्य लगता होगा कि एक महिला नासिक की अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के 50 साल की उम्र में मध्य प्रदेश में नर्मदा के किनारे आके बच्चों को पढ़ाने का कार्य शुरू करती है। लेकिन 100-125 साल पहले इसी महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले रही। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा का आरंभ किया। भगिनी निवेदिता जो एक विदेशी महिला थी, अपना देश छोड़ के भारत में आई और उन्होंने बंगाल जैसे उन दिनों पिछड़े हुए समाज में जहाँ लड़की को पढ़ाना उचित नहीं समझा जाता था, वहाँ लड़कियों के लिए स्कूल खोला। तो 100-150 साल बाद मैं अगर कुछ ये कर रही हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात ज़रूर है, कभी कभी दुख भी होता है कि महिलाओं को अपने सशक्तता का एक एहसास नहीं है बराबर कि मैं क्या कर सकती हूँ। हमारे निमाड़ क्षेत्र में इंदौर से अहिल्या माता जी महेश्वर आती है, वहाँ पे वो घुड़सवारी करती थी, सैन्य का नेतृत्व करती थी, एक राजनीति में भी बहुत बड़ा नाम था उनका।
इतनी बड़ी घाटों की, मंदिरों की निर्मित उन्होंने की है, लेकिन उसी निमाड़ में 300 साल बाद भी महिलाएं घूंघट से बाहर नहीं आई। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में कमी है, मुझे ऐसा लगता है जी कि हमने उनको आत्मविश्वास नहीं दिलाया। पढ़ना लिखना सिखाया होगा, लेकिन आत्मविश्वास की कमी आज भी है। भारती जी, आपने जब नर्मदा परिक्रमा की, उस दौरान आप कई साधु सन्यासियों से भी मिली जी। उस बीच आपको कहीं ऐसा लगा कि नहीं, नारी यहाँ आज पूजनीय है, यहाँ आज भी पूजनीय है? जी। ऐसा कोई वाकया हमें बताइए। हम लोग मांडू में थे, मैंने मेरी किताब में भी इसका उल्लेख किया है। और मांडू में राम मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध राम मंदिर है, चतुर्भुज श्री राम जी का एकमात्र मंदिर शायद इस क्षेत्र का है। तो वहाँ हम लोग आरती के लिए गए थे, और आरती करने के बाद जैसे महाराष्ट्र में मंत्र पुष्पांजलि या गालिन लोटांगण वंदी निचरण ऐसी आरतियाँ होती है कि जो एक इंडिकेशन है कि अभी आरती खत्म हुई। यहाँ मध्य प्रदेश में अलग अलग देवी देवताओं का नाम लेके हर हर ऐसे कहा जाता है। जैसे नर्मदे हर हर, पार्वती पतये हर हर। तो वैसे बाकी लोगों का देख के हमने भी किया। वहाँ के जो महंत जी थे, उन्होंने देखा हम दोनों ही महिलाएं थी, बाकी सब पुरुष थे। तो उन्होंने हमको इशारा किया कि रुकिए, जाइए मत। आरती के पश्चात प्रसाद वितरण हुआ और वो हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि आपने नर्मदे हर हर, पार्वती पतये हर हर करके हाथ ऊपर किए, तो इसका अर्थ जानती है आप? तो मैंने कहा हाँ, हाथ ऊपर किए मतलब शरण आए, और भगवान के सामने हमने शरणागति ली। तब तक तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मेरा उत्तर सुन के गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए माता जी, परिक्रमा करने वाली महिलाओं को माता राम माता जी कहते हैं। आप स्त्री हैं और स्त्री शक्ति का प्रतीक है जी। तो शक्ति ने कभी भी किसी के सामने भी शरणागति नहीं लेनी। मेरे मन में विचार आया कि भगवान के सामने तो स्त्री पुरुष दोनों बराबर, लेकिन उनकी जिद थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे देश में शक्ति 2 बार शरण गई। पहली बार रामायण हुआ, दूसरी बार महाभारत हुआ। बिल्कुल। वो दोनों सशक्त थी, जो शिवधनुष्य उठा सकती थी। वो अगर चाहती प्रतिकार कर सकती थी, लेकिन उसने प्रभु रामचंद्र जी को आवाज दी कि अरे मुझे बचाओ, रावण मुझे ले जा रहा है। याज्ञसेनी द्रौपदी ने, वो भी एक यज्ञ से प्रकट हुई कन्या थी, राजकन्या थी। युद्ध कला का प्रशिक्षण उसने भी लिया था। वो भी एक थप्पड़ लगा सकती थी उसको, बराबर युधिष्ठिर को, लेकिन उसने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। आध्यात्मिक दृष्टिया उसका मतलब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं इस देश में कोई रामायण महाभारत नहीं चाहता हूँ। तो आप, मेरी जो विनती है, आपके माध्यम से पूरी देश की हमारी महिलाओं को या हमारी स्त्री शक्ति को आवाहन करिए, निवेदन कीजिए मेरा कि इसके आगे इस देश को रामायण महाभारत परवड़ने वाला नहीं चाहिए हमें कोई रामायण महाभारत। और हमारी भारत माता जो है, वो अगर गुरुस्थान पर इस दुनिया के आना हम चाहते हैं, तो स्त्री शक्ति को आगे आना होगा। बराबर। और इसलिए हम चाहते हैं कि स्त्री शक्ति को अपनी शक्ति का एहसास हो, वो जागृत हो, और हमारे भारत माता को एक जागतिक गुरुस्थान पुनः प्राप्त हो। तो भारती जी, एक माता नारी के रूप में अपने बच्चे की प्रथम गुरु होती है जी। वह 100 शिक्षकों के बराबर होती है। सही। और जब एक नारी, एक महिला शिक्षित होती है, तो वह अपने साथ एक परिवार से समाज, और जब परिवार और समाज मजबूत होता है तो एक राष्ट्र मजबूत होता है। तो राष्ट्र के निर्माण में नारी की क्या भूमिका रही है अभी तक? अभी तक तो काफ़ी अच्छी भूमिका रही। सीता माँ से लेके अहिल्या माता जी हो जी, ये मतलब हमारे देश की कई बड़ी हस्तियाँ हैं, माँ सावित्रीबाई फुले है, बहुत सारी महिलाएं, कि हम
उनका आदर्श हमारे बच्चों के सामने रखें जी कि हमें सशक्त बनना है। जी मैं ये नहीं कहूँगी कि केवल समानता पाने से ही हम आगे बढ़ सकते बराबर। हैं। तो भारती जी, कपड़ों में नहीं हमारे। वैचारिक बदलाव उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ज़रूरी है। भले ही हम उन्हें जी। शिक्षित कर दें, आर्थिक स्वतंत्रता दें, पर जी। वैचारिक बदलाव होना जी, बहुत आवश्यक है। आवश्यक है। तो भारती जी, आपने हमारे दर्शकों को आज बहुत अच्छी जानकारी जी, दी और नमस्ते। मुझे विश्वास है कि हमारी महिलाएं आपके जीवन यात्रा से सशक्त होंगी। आपने हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग लिया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका भी। मुझे एक गीत की कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। जी हाँ, जिस दिन नारी स्वयं अपने ऊपर थोपी गई बेड़ियों और कड़ियों को स्वयं तोड़ देगी, उस दिन विश्व की कोई ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी। तो दर्शकों, शिल्पा दीक्षित को आज्ञा दीजिए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्ते।